खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आगरा में मजहब तब्दीली के मामले में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। सभी अपोजिशन पार्टियां इस मामले में मोदी हुकूमत को घेर रही हैं। वहीं मरकजी हुकूमत आरएसएस के बचाव में आ गई है। हुकूमत ने यह कहकर गेंद रियासती हुकूमत के पाले में डाल दिया है कि नज्म नस्क रियासती हुकूमत का मामला है। वहीं अखिलेश हुकूमत ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें किसी का नाम नहीं डाला गया है। क्या ये सब संघ के इशारे पर किया जा रहा है? आखिर रियासती और मरकजी हुकूमत इस पर खामोश क्यों है? इसके अलावा हम बात करेंगे अमन के नोबेल इनाम की। हुकूक इत्फाल के कारकुन कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को अमन का नोबेल इनाम दिया गया। इस मौके पर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों ने अमन और बच्चों की हुकूक की बात की। मलाला ने कुरान और हदीस का हवाला देकर कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा माशरे के लिए जरूरी है। दोनों नोबेल इनाम याफ्तगान ने हिंद पाक के बीच दोस्ती और अमन कायम करने की बात कही। क्या इन बातों का असर दोनों मुल्कों के समाजी व सियासी हालात पर होगा? ऐसा ही कई सवालात हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब अब्दुल कादिर शम्स साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा तब्दीली मजहब को लेकर जो हंगामा बचा हुआ है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद खान साहब और बीजेपी लीडर राजीव बब्बर साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आगरा के तब्दीली मजहब मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। इस मामले पर हुकूमत चौतरफा घिरती नजर आई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के तेवर काफी हमलावर थे। अपोजिशन ने इस पर बहस का मुतालबा किया जबकि लेफ्ट ने वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील की। इस इशू को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीएसपी सदर मायावती ने ऐवान में यह मामला उठाते हुए कहा कि सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए वरना मुल्क में तूफान बर्पा हो जाएगा। मायावती ने इस मामले को सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयों को रोकने की जरूरत है और इसे रियासत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगरे के अंदर तो वहां पर आरएसएस का जो सहयोगी संगठन है बजरंग दल, तो बजरंग दल ने तो वहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन, बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको जबरन उनको हिंदू धर्म उनको स्वीकार कराया गया। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि उनको किस्म किस्म का लालच दिया गया। और इसके साथ साथ अति गंभीर बात यह है कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि अलीगढ़ के अंदर भी तो इसी किस्म का ये लोग प्रयास इसी महीने के आखिर में करने वाले हैं। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल का भी है। स्टेट की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग ये कार्य करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन स्टेट के साथ साथ ये सेंटर की भी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो सांप्रदायिकता के जो लफड़े पूरे देश के अंदर फैल जाएंगे, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जबरन धर्म परिवर्तन का ये जिसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है तो इसको रोका जाए वरना पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मामले से आरएसएस के नाम को हटाया जाए क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया है, पहली बात तो हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस सदन में चाहे उधर लोग बैठे हुए हैं चाहे इधर बैठे हुए हों, हम देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश के सौहार्द के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की कोई और है। दूसरी चीज है कि जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है उन्हें यह बात समझना चाहिए कि सेकुलरिज्म किसी की मोनोपोली नहीं है। हम सेकुलरिज्म के प्रति हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक उस पर्टिकुलर घटना का प्रश्न है वो
पर्टिकुलर घटना का प्रश्न है वो आगरा में हुई है। उसमें मेरी जानकारी में FIR भी लिखी गई है और जिसमें किसी पर्टिकुलर संगठन का राजनीतिक कारणों से नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उपसभापति जी आपसे अनुरोध है कि किसी भी संगठन का नाम तो लिया गया है, विशेष तौर से RSS का, उस नाम को हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए और जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। आगरा में तब्दीली मजहब के बाद भगवा ब्रिगेड अब अलीगढ़ में भी एक बड़ी तकरीब का इनेकाद करना चाहता है। इस मर्तबा क्रिसमस के मौके पर 5000 ईसाई और 1000 मुस्लिम कुंबों को हिंदू मजहब में शामिल करने का मंसूबा बनाया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह प्रोग्राम 25 दिसंबर को अलीगढ़ शहर में होगा, जिसमें बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। धर्म जागरण मंच का दावा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कुंबे हिंदू मजहब में वापस आना चाहते हैं। हालांकि रियासती हुकूमत का कहना है कि जोर जबरदस्ती करके एक शख्स का भी कन्वर्जन नहीं होगा। इसके लिए हुकूमत को जो भी कदम उठाना पड़ेगा किया जाएगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद खान साहब। अरशद खान साहब, क्या कहेंगे आप, जो आगरा का वाकया हुआ है उसमें सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो FIR हुई है उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं है, क्योंकि तंजीम का नाम जब वाज़े हो गया है, तंजीम का नाम जब आ चुका है, तो उनके तंजीम के जो मुंतजमीन हैं, जो रुहरवा हैं, जिन्होंने कन्वर्जन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनमें से किसी का नाम शामिल नहीं है। अरशद खान साहब, कल जो घटना हुई है उसकी मजम्मत करते हैं जी, और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS से ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना और कोई न कोई नई बात पैदा करना जिससे समाज में दूरी पैदा हो, नफरत पैदा हो, करते रहते हैं। और हकीकत यह है कि जिस तरह से इन्होंने धोखा देके और जोर जबरदस्ती करके मजहब तब्दील। अरशद खान साहब, वो बात तो वादा है कि धोखा देकर या जैसे भी गुमराह करके कन्वर्जन की कोशिश की गई, तब्दीली मजहब की कोशिश की गई, लेकिन रियासती हुकूमत ने जो FIR दर्ज किया है उसमें किसी का नाम नहीं डाला गया है। ऐसा क्यों किया गया, यह भी काबिल अफसोस बात है। FIR तो जिन लोगों के साथ घटना हुई थी उन्होंने अगर किया होगा, नाम डालेंगे तो नाम डाला जाएगा, और नहीं तो जांच करने वाले जब जांच करेंगे तो उसमें वो लोग आ जाएंगे दायरे में। अब कोई बात छुपी नहीं रहेगी, वो लोग सजा पाएंगे जी। और किसी का भी, अरे ये क्या किसी को हिंदू बनाएंगे जब दलित को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं, बराबरी देने के तैयार नहीं बीजेपी वाले, बैकवर्ड को यादव, कुर्मी, कहार, लोहार, तेली, बढ़ई, बिन, निषाद, मल्ला, चौरसिया को बराबरी देने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने उत्तराखंड को पहाड़ के नाम पर बंटवारा किया। पहले वहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ND तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा पहाड़ के मुख्यमंत्री हुए, और जब इधर मुलायम सिंह यादव, मायावती और तमाम लीडरशिप पैदा हो गई और पहाड़ के लोगों को लगा, और खास तौर से 1-2 बिरादरी के लोगों को जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो उन्होंने इलाके के नाम पर उत्तराखंड आंदोलन चलाया और बंटवारा कर लिया जी। और जब से उत्तराखंड बना है वहाँ जी, वो तो एक अलग बहस है, एक अलग मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल कहीं ना कहीं से रह रहकर वक्तन फवक्तन पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है समाज को। क्या रियासती हुकूमत पूरी तरह से उसे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? आखिर ऐसे यके बाद दिगरे ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? आखिर रियासती हुकूमत कैसे इन्हें रोके? एक बड़ा चैलेंज है रियासती हुकूमत के लिए। नहीं, अगर कोई घटना होती है तो रियासती हुकूमत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जो लोग ऐसा किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसे रोका जाएगा, अगर पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई घटना होती है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होने देगी, और कोई एक आदमी भी किसी का जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं करा सकता। अगर कोई कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट
अब्दुल कादिर शम्स साहब, आप क्या कहेंगे? अब्दुल कादिर शम्स साहब, जो बात जिन सवालों का जवाब दे रहे थे मोहम्मद अरशद खान साहब, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं कि रियासती हुकूमत तमाम कोशिशें कर रही है कि रियासत का माहौल न खराब हो, समाज जो है माशरा वो पोलराइज न हो। आप किस जाविये से देखते हैं इसे? देखिए, जहां तक जो वाकया अभी आगरा में हुआ है उसके खिलाफ जो वहां की पुलिस ने जो रवैया अपनाया है वो भी काफी शुभे और अफसोस के घेरे में है। इसलिए कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, सारे चेहरे सामने हैं, सारे लोग सामने हैं, सारी जो तंजीम है उसके पीछे उसका सब कुछ सामने है। ऐसे में जो है एफआईआर जो हो नामजद एफआईआर होनी चाहिए था। बहरहाल ये तहकीक का मौजू है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तब्दीली, ये मजहब का जो मामला, ये अभी एक समझिए कि एक वाकया हुआ है, इसके बैकग्राउंड, उसके पस मंजर को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मरकज में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो इस तरह की जो तंजीमें हैं, आरएसएस की जितनी जैली तंजीमें हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हो गई है और उनके मंसूबे बिल्कुल सामने आ रहे हैं और वो बेखौफ होकर। इस बीच हम आपके पास आएंगे बातचीत के लिए। हमारे साथ बीजेपी लीडर राजीव बब्बर साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए बातचीत में। राजीव बब्बर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से बार बार कुछ न कुछ लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा मची रहा है, हमेशा ऐसा लग रहा है कि समाज को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, फिर ऐसा लग रहा है और ये जो खबर आई है उसके मुताबिक गुमराह करके लोगों का मजहब तब्दील करने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे आप? और ये कहीं ना कहीं से वो संघ के जो संघ परिवार है उसके लोग इसमें शामिल हैं। हेलो जी जी राजीव बब्बर साहब, मुझे आपकी आखिरी बात समझ नहीं आई, एक बार दोबारा बोलेंगे? जी, मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बार बार कोशिश हो रही कि समाज को पोलराइज किया जाए, माहौल को खराब किया जाए और कहीं ना कहीं से नाम और जो ताजा मामला आया है मजहब तब्दील करने का, उसमें गुमराह करके मजहब तब्दील करने का, उसमें कहीं ना कहीं से संघ परिवार का नाम आ रहा है, क्योंकि बजरंग दल संघ परिवार का हिस्सा है। देखिए, ऐसा है, जहां तक ये घटना सामने आई है दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और वहां की जो सरकार है उसकी इंक्वायरी करेगी। कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीधा सा कहना है कि यहाँ पर देश सबसे ऊपर है, कोई भी धर्म ना आगे हो सकता है देश से, ना आगे रखा जाएगा। इसलिए जो कानून व्यवस्था के नियमित चलेगा उसको मान्य किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें वहां की जो सरकार है वो इंक्वायरी करके जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। जी, और जो 25 दिसंबर को जो ऐलान किया गया है जागरण मंच की तरफ से या बजरंग दल की तरफ से कि 25 दिसंबर को कन्वर्ट किया जाएगा कुछ क्रिश्चियंस को, कुछ मुसलमानों को, क्या लगता है आपको? और उसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। देखिए, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल्य हैं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में बिलीव करती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सभी धर्म जो है वो बराबर है, इसलिए हमारे लिए ये देश सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो बदल नहीं सकती और उसी आइडियोलॉजी को लेके आज विकास का नारा लेके नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। तो उसी नारे के साथ हम काम करते चले जाएंगे। ये बात सही है कि कुछ लोग समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी गुमराह करने के स्थिति में हमारे कुछ नेता भी बहुत इमेच्योरिटी करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि ये जो सरकार है जब से आई है जनता के भले में लगी है, लगातार ऐसी योजना हो रही है जिसमें कि गरीबों को लाभ हो रहा है और महंगाई कम की जा रही है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जहां तक सरकार की लेकिन राजीव बब्बर साहब, ये मामला भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत संजीदा मामला है। इस पर प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना जरूर चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इसमें हस्तक्षेप करेगी, कुछ इंटरवीन करेगी, मुदाखलत करेगी? है कि पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केंद्रीय सरकार काम कर रही है, पूरी जिम्मेवारी के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और वो खुद इतने सक्षम है कब उनको किस पर बोलना चाहिए, किस पर नहीं बोलना चाहिए, उसका डिसीजन वो खुद लेते हैं। और अभी तक आपने पिछले 7 महीने में देखा है कि जहां भी जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री जी ने उस काम को किया है, देश को आगे रखा है। तो मुझे लगता है इस पे आपको और मुझे कुछ चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्री जैसे नहीं है जो कुछ करते नहीं थे, बोलते नहीं थे, ये तो करते भी हैं और बताते भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विषय है वो प्रधानमंत्री जी का विषय है और वो देश की रक्षा और देश के लिए काम बहुत जिम्मेवारी से कर रहे हैं। कब क्या करना है उनको पता है, उसके अकॉर्डिंग वो जरूर करेंगे। जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरशद खान साहब भी गुफ्तगू में शामिल है, बातचीत में शामिल है। अरशद खान साहब, आप क्या बोलेंगे राजीव बब्बर साहब की बात सुनने के बाद?
हम उनकी पूरी बात सुन नहीं पाए, लेकिन अपनी बातें कह रहे हैं और कुछ हेर फेर बात कर रहे होंगे कि वो लोग सही बात करते नहीं हैं। या मुझे कैद करो या मेरी ज़बां काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी नहीं पहना सकते। ख्यालात को, ईमान को, यकीन को ताकत से, लालच से नहीं बदला जा सकता। तो इनका कोई भी मिशन जो है सब नफरत की बुनियादों पर है। इन्होंने हमेशा घर के अंदर मैदान तलाश किए, घर के बाहर कभी नहीं देखा। अयोध्या, काशी, मथुरा में मैदान बनाया, दलित, अगड़े, पिछड़े, सवर्ण, अवर्ण तमाम नाम पर समाज को बांटा। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की आत्मा थी, वेदों की आवाज थी, जब ये भारत से लोगों को गले नहीं लगा सकते, अपने हिंदू भाइयों को बराबरी नहीं दे सकते, तो वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा को इन्होंने चोट पहुंचाया है। जी, यानी आपके मुताबिक ये बड़ा सवाल है कि हिंदू मजहब में पहले से ही आप ये बोल रहे हैं कि जात पात है, तो और उस लेवल पर एक नहीं हो पाया है, तो जो नए लोग शामिल हो रहे हैं वो ये सवाल उठा भी है कई लीडरान की तरफ से कि नए, शरद यादव ने बोला है कि जो नए लोग हैं वो आखिर हिंदू कैसे होंगे, वो हिंदू चूंकि जात का मजहब है, जात में बटा हुआ है, वो किस जात में जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जिस पर आप भी रोशनी डाल रहे थे। चूंकि वक्त की तंगी है, हम गुफ्तगू को, बातचीत को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे। राजीव बब्बर साहब और अरशद खान साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर शाह साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको इस कन्वर्जन पर सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की जानी चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की जानी चाहिए कि वो लबकुशाई करेंगे, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, कुछ इकदाम करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस वाकये पर न वज़ीर-ए-आज़म आगे बढ़ेंगे, न संघ के लोग, न बीजेपी के दूसरे लीडर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि इस तरह के वाकयात जब मुल्क के किसी कोने में भी होता है तो उससे जो तकवीयत मिलती है, उसका जो फायदा, सीधा फायदा जो है बीजेपी को इलेक्शन में होता है या बीजेपी को अपनी पार्टी को मजबूत करने में होता है। तो जाहिर है इसी फायदे की बुनियाद पर बीजेपी को काफी दिनों, पिछला तमाम रिकॉर्ड आप उठाकर देखें, उनको इसका फायदा मिला है। देखिए, ये आरएसएस की जितनी विंग है जो तब्दीली मजहब के लिए काम करती है, बात मिशन के तौर पर लोग काम करती हैं, ये कई बार इस तरह का घर वापसी की मुहिम और इस तरह का उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं या फिर दूसरे लोग हैं वो पहले हिंदू थे, इसलिए उसको वापसी लाना है, ये इसकी मुहिम चलती रहेगी। सवाल यह है कि इसको किस तरह देखा जाए, इस मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए क्या जरूरी है, ये बहुत ही अहम सवाल है। जी, सबसे अहम सवाल यह है कि मुल्क का इत्तेहाद, मुल्क की सालमियत कायम रहे। और कई लोगों की, कई सियासतदानों की, कई एक्सपर्ट्स की, कई माहिरीन की यह राय है कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, माजी में भी ऐसा है कि जब बीजेपी की हुकूमत आती है मरकज में, तो जो संघ परिवार से वाबस्ता कुछ तंजीमें हैं वो कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तौर पर समाज को पोलराइज किया जाए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, नरेंद्र मोदी साहब से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो इस मामले में इकदाम करेंगे और मुल्क की सालमियत और वकार को, उसका जो जमहूरी किरदार है उसको बरकरार रखेंगे। हालात हादरा में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। अब्दुल कादिर शम्स साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि हिंदुस्तान के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को नोबेल एजाज से नवाजा गया। दोनों ने नोबेल एजाज नवाजे जाने के मौके पर हिंद और पाक के दरमियान बेहतर रिश्तों की उम्मीद जाहिर की और लोगों से अपील भी की, हुकूमतों से, अवाम से, कि वो बेहतर रिश्ते कायम करें। और ऐसे कई सवालात पैदा होते हैं कि क्या नोबेल इनाम याफ्ता इन लोगों के इसरार के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर होंगे? क्या दहशतगर्दी पर लगाम लगेगी? बहुत सारे सवालात हैं जो इन लोगों ने भी उठाए हैं। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में कई मेहमान भी फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। मुल्क की परवाज में आपका इनकम टैक्स करे ताउन। अपना पेशगी टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक।
जन्नत कब तक रहेगी क्या मालूम। पहाड़ों को काट कर कॉटेज बन रहे हैं, दरख्त तो गायबी हैं, हमें तो दिखता है पर हुकूमत को नहीं। पर बस बहुत हो गया, अब की बार साफ सुथरी सरकार, कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएं, भाजपा के सदस्य बने, मोबाइल से निशुल्क डायल करें 1800-266-2020। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। मुख्यमंत्री हमारे नीचे के भगवान, 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। जब साले पागल की औलाद। हम भी चाहते लोग हमारे बाबा का नाम इज्जत से ले। जंग खुद मर के नहीं जीती जाती, दूसरों को मार के जीती जाती है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तर्जकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए इस सेगमेंट में गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं फिल्म अदाकार रजा मुराद साहब, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर रशीद खान साहब भी। हुकूक अतफाल के कारकुन कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को अमन का नोबेल इनाम दे दिया गया है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में दोनों समाजी जहदकारों को मुश्तरका तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया गया। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में ये इनाम पाने का शर्फ हासिल हुआ। मलाला पाकिस्तान में तालीम निस्वां के लिए सरगर्म थीं। उनकी मुहिम से नाराज तालिबान ने उन पर कातिलाना हमला किया। दूसरी जानिब कैलाश सत्यार्थी भी बच्चों की फलाह के लिए काम करते रहे। ओस्लो तकरीब में पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी दिलकश आवाज से समा बांध दिया, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से उस्ताद अमजद अली खान ने अपनी मौसीकी से सबका दिल जीत लिया। ओस्लो तकरीब में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी समेत कुल 11 शख्सियात को नोबेल एजाज से नवाजा गया। आर्थिक तरक्की और विकास के रास्ते में दुनिया के दक्षिणी छोर से उत्तर तक और पूर्वी छोर से पश्चिम तक हम में से कोई भी पीछे न रह जाए, हम में से कोई भी बिछुड़ ना पाए। हम सभी साथ साथ बोलें, साथ साथ चिंतन करें और साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का सृजन करें जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके। Have you not learned that in the Holy Quran Allah says, if you kill one person, it is as if you kill the whole humanity? Do you not know that Muhammad, peace be upon him, the Prophet of mercy, he says, do not harm yourself or others. And do you not know that the very first word of the Holy Quran is the word Iqra, which means read. The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends who are here today on our school bus in 2012. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर रशीद खान साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं फिल्म अदाकार रजा मुराद साहब।
रजा मुराद साहब, नोबेल इनाम दे दिया गया है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी साहब दोनों को, और दोनों ने ये उम्मीद जाहिर की है ओस्लो में नोबेल इनाम पाने के मौके पर कि हिंद पाक के दरमियान रिश्ते बेहतर होने चाहिए। ये बहुत बड़ी उम्मीद है। नोबेल लॉरिएट्स के जुबान से जो बात निकलती है उसका क्या असर होगा, दोनों मुल्कों के रिश्ते, दोनों मुल्कों की हुकूमतें इतनी हसास हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने की जानिब इक़दाम करें। पहली बात तो यह है कि वो दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है और वो भी मिला है जी जी शांति का नोबेल प्राइज। जी जी, एक हिंदुस्तानी है, एक पाकिस्तानी है। जी जी, जब दोनों को शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला है तो क्या वजह है कि हम पड़ोसी हैं। मलाला जो है कैलाश जी की पड़ोसी है, कैलाश जी मलाला के पड़ोसी हैं, और दोनों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सबको इससे भी सीख लेनी चाहिए और यकीनन एक दूसरे के प्रति हमें दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहिए। और ऐसा जरूर होता है कि हमेशा जी जी, भारत ही जो है वो हाथ हमेशा आगे बढ़ाता है दोस्ती का। जी जी, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जब भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं वो हमें दोस्ती का जवाब बजाय गोलियों के दोस्ती से दें। रजा मुराद साहब, इन दोनों शख्सियात की जो नोबेल एजाज जिन दोनों ने पाया है, हासिल किया है, उनकी अपील का कितना असर अमली तौर पर होता नजर आता है, कितनी उम्मीद वाबस्ता की जानी चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत ही आशावादी हूं। मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा असर पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा, और इस अपील की गूंज जो है पूरी दुनिया में सुनाई देगी। तो मेरा ये मानना है कि इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जी जी, बस ये है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम हमेशा पहल करते हैं जी हर चीज के लिए, वो चाहे बस हो, वो चाहे शांति हो, वो चाहे हम स्पेस खोल देते हैं, पहल हम करते हैं। अगर इसी मोहब्बत का जवाब हमें हमारे पड़ोसी मुल्क से भी मिले, यानी अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उसी तरह का जवाब मिलना चाहिए जैसा हम पहल करते हैं, मोहब्बत की, अमन की कोशिश करते हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए। और इस अपील का जो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी ने किया है उसका दोनों हुकूमतों पर असर होना चाहिए, और दोनों हुकूमतें कम से कम मुल्क की आवाम की खातिर, दोनों मुल्कों की खातिर कुछ मुस्बत इक़दाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब, मुंबई से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अर्शी खान साहब, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या लगता है आपको कितनी इस अपील का असर होने वाला है, क्योंकि अब उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता हैं, नोबेल लॉरिएट्स जब अपील कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, नोबेल लॉरिएट के कहने से कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन इसका फ्यूचर में कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि दोनों कंट्रीज की जो पॉलिसीज हैं, इनके खुद अपने पॉलिटिकल डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इनके कुछ अलायंसेज हैं, ये तमाम चीजें मिल करके हमारे पर्सपेक्टिव को और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को ठीक करती हैं। आपने देखा है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसमें नोबेल प्राइज दिया गया, इसमें अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नोबेल प्राइज को देने से कौन सी चीज को का इश्तिहार होता है। वो इश्तिहार तीन चीज है अगर आप देखें। वो एक है कि भाई एक्सट्रीमिज्म, जिसकी वजह से आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज के चाइल्ड लेबर और स्लेवरी, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए दो लोग लड़ रहे हैं, मलाला यूसुफ और हमारे यहाँ सत्यार्थी साहब, इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ मतलब चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, बाकी और जगह नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी। लेकिन इसके दहशतगर्दी के खिलाफ भी इन लोगों ने अपील की है, दहशतगर्दी पर लगाम लगाने की अपील की, और दहशतगर्दों से भी एक तरह से अपील है कि कहीं ना कहीं से मजहब, खासतौर से मलाला यूसुफजई ने कहा कि इस्लाम में मजहब का, दहशतगर्दी का कोई दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, और उन्होंने कुरान का हवाला देकर भी कई बातें कही। क्या उम्मीद की जानी चाहिए, क्या इसका भी असर कुछ होने वाला है इस अपील का? देखिए, इस अपील का असर तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न कंट्रीज पे होना चाहिए, जिन्होंने काफी कोलैबोरेट करके
आपके टेररिज्म को फैलाया है, इसलिए कि बहुत सारे जो हथियार और बहुत सारे जो पैसे और जो ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटीज दी गई और बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इनको दिए गए। तो कौन सी कंट्रीज ने दिया, कहाँ पे दिया? पहले तो नहीं था, मतलब 1983 के पहले, 82 के पहले तो दहशतगर्दी नहीं थी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, तो ये कैसे आई, मतलब अचानक क्यों आई? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें किसका रोल है? जी, ये तो लंबी गुफ्तगू है, चूंकि वक्त की तंगी, हम डॉक्टर रशीद खान साहब गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की बहुत तंगी है। हम गुफ्तगू फिर कभी आपसे इस मौजू पर जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर शम्स साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं दोनों मुल्कों को बड़े अच्छे तरीके से एक ऐसा मौका है कि दोनों मुल्कों से को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम दिया गया है और दोनों ने मिलकर अपील की है दोनों मुल्कों की हुकूमतों से कि दहशतगर्दी खत्म की जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। कैसे आप देखते हैं इसे एक सहाफी के तौर पर? देखिए, एक बात तो बहुत ही साफ है कि ये दोनों जो है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से और एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, दोनों को उनकी खिदमत से काफी कई गुना ज्यादा ये अवार्ड उनको दिया गया है। इससे दो बात सामने आती है कि जो अवार्ड की जो कमेटी है वो जो पैगाम देना चाहती है, जाहिर है उसमें अगर कोई सच्चाई है तो उसका फायदा कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्तों की बात है उसमें कोई इस नोबेल के जरिए से कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, ऐसी उम्मीद करना सही नहीं है। और जाहिर है दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के एक शख्स को जिन्होंने एक बेहतर काम किया है उनको अवार्ड से नवाजा गया है। हम उनको मुबारकबाद ही दे सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ उम्मीदें वाबस्ता करना यानी बहुत ज्यादा मुस्बत उम्मीदें आप वाबस्ता नहीं रख रहे हैं। लेकिन हम भी अपील करेंगे दोनों मुल्कों की हुकूमतों से कि वो बेहतर पेशकदमी करें दोनों और मुस्बत रवैया रखकर दोनों मुल्कों की आवाम को एक साथ लाने की कोशिश करें, रिश्तों को उस्तवार करें। जो अपील की गई है नोबेल इनाम याफ्तगान की तरफ से, उस अपील का कम से कम कुछ तो असर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर शम्स साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।